हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना बात करने वाले हैं अध्याय 7 और संघवाद। ठीक है, तो जो 11th क्लास के एनसीईआरटी का पार्ट सेकंड चल रहा है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, संघवाद कि ये हमारा जो फेड रिलीज में वो क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पूरे तरीके से हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो यदि अभी तक हम बात करें कि क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हमने पढ़ा कि संविधान किस तरीके से बनता है, उसका गठन कैसे होता है। देन उसके बाद हम बात करें कि आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है हमारी गवर्नमेंट में, तीन का ही होता है। तीनों को ही हम लोग डिटेल से समझ चुके हैं, और जो भी ये वीडियोज नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट करिएगा। जैसे आज क्लास 7 चल रहा है, तो जितनी भी क्या होता है ना कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ें, तो एक चैप्टर छोड़ के दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें नहीं समझ में आती बातें, क्योंकि एक दूसरे से वो चीज़ें लिंक होती है। अब सपोज मान लीजिए कि हम विधायिका पढ़ रहे हैं, और विधायिका में आ गया कि कार्यपालिका में हमने ये देखा था। ठीक है, अब कार्यपालिका में हमने ऐसी बातें की थी, तो अब कार्यपालिका आपको पता ही नहीं है, तो अब के माइंड में बहुत मतलब भयानक भयानक से विचार आएंगे कि ये हो क्या सकता है, इसलिए पहले से ही हम पढ़े रहे तो बेटर होगा। ठीक है, कि एक लिंक बना रहता है। अब यहाँ पे हम संघवाद का पूरा समझेंगे किस तरीके से है। इसमें यदि देखें, इसके इंट्रो की बात करें यदि हम लोग, क्या होता है कि इस अध्याय में हम लोग भारत के राजनीतिक मानचित्रों यानी कि 1947 से 2000 को देखेंगे, और उनमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। यानी कि 1947 जब हमारा इंडिया जो है वो मतलब आज़ाद होता है, और उसके बाद से आज़ाद होने के बाद यानी कि फिर संविधान लागू होता है, और फिर उसके बाद की 2000 तक की घटना के बारे में हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक जो हमारा मानचित्र है ना, यानी मैप है, काफ़ी उसमें चेंजेस आ चुके हैं। और राज्यों की आप लोग मैप भी खोल लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें कि राज्यों की सीमाएं और नाम बदल गए हैं, तथा राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। यानी कि राज्यों की संख्या में अभी हाल फिलहाल में अंतर आया कि 2019 में ही जो जम्मू कश्मीर वाला फंडा था वो क्लियर हुआ, तो वहाँ पे भी आपके 28 स्टेट ही रह गए। तो इसमें भी काफ़ी अभी तक अंतर चल रहा है, जब भी हमें ज़रूरत होती है हम बदल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। फिर कुछ देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया, और इन देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं। दिन उसके बाद हम बात करें कि तब से लेकर आज तक राज्यों की जो सीमाएं हैं वो कई बार बदल चुकी हैं। जो अभी मैंने बताया ना कि अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल आपका जे.एंड.के का है, जम्मू कश्मीर का है, तो यहाँ पे आज तक भी मानचित्र जब भी हमें ज़रूरत होती है हम उसे बदल देते हैं, बिल्कुल ही हिचकिचाते नहीं है। और इसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल वगैरह डिफाइन किए गए हैं, वो सारी बातें भी हम लोग देखेंगे। क्या होता है कि इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदल दिए गए। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक एंड मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया है। और ये मानचित्र 50 वर्षों में हुए परिवर्तनों को दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे परिवर्तन हुए, और एक तरह से ये नक्शे हमसे भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी करते हैं, मतलब कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ना जो पहला ही आर्टिकल है या पहला ही आपका भाग है, उसमें क्या बात की, भारत राज्यों का संघ है। संघवाद हालांकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आपको वर्ड नहीं मिलेगा, ये भी सच्चाई है, लेकिन संघ आपको जरूर मिलेगा। भारत राज्यों का संघ की बात की गई है। ठीक है, राज्यों का संघ मतलब कि एक राज्य से मिलके अपना भारत नहीं बना है, अनेक राज्य इसमें है जिनसे मिलके भारत बना है। और राज्यों का भी गठन किस तरीके से हुआ है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे होता है कि इस अध्याय को हम पढ़ने के बाद समझेंगे क्या क्या हमें जानकारी मिलने वाली है। पहली बात कि संघवाद क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। दूसरी बात है कि भारतीय संविधान के संघीय यदि कि व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है। और तीसरी बात देखेंगे कि केंद्र व राज्यों के संबंध से जुड़े मुद्दे। और इसके बाद है कि विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या है। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते सॉरी, यहाँ पे यदि हम देखें, ये जो मैप दिया गया था, अभी बात कर रहे थे ना इसी मैप की कि 1947 का मैप देखें आप। देन आप यहाँ पे जो 2000 का मैप है उससे भी देखेंगे कि कितनी डिफरेंसेस इसमें आ चुकी हैं। ये देखिए कैसे, मतलब ये जो है ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। ठीक है, उसके बाद ये संयुक्त प्रांत, पहले यूपी को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ये मध्य प्रांत था। ये जो आपका एमपी वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मध्य प्रांत था आपका। और इधर ये राजपूताना था,
इधर की बात करें हम लोग तो ये बिहार था, बिहार पहले भी था, और ये चंद्रनगर था। देन उसके बाद ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान है जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 1971 में ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है, ठीक है। इधर असम वाला स्टेट था, उड़ीसा था, हैदराबाद था, गुजरात था, बम्बई था, मैसूर था। यहाँ पे पहले कर्नाटक वगैरह नहीं था, और मद्रास था, त्रावणकोर था, केरल नहीं था, त्रावणकोर था, ठीक है। तो ये देखिए कि हम यहाँ पे यदि देखें कि मतलब वर्तमान जो कि 1947 के पहले तक की घटना कुछ ऐसी थी हमारे देश में कि यहाँ पे ऐसे स्टेट है, कितने आप गिन सकते हो कितने हैं। ये जो आपका एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 11 12 13 14, ठीक है। तो कुल 14 स्टेट, यहाँ पे कुल 14 स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं 1947 की घटना की बात करें तो। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसमें अभी हम 28 स्टेटों की बात कर रहे हैं, अभी तक 29 स्टेट थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बदल गया तो 28 बचे हैं, ठीक है। तो इसमें से आप पूरा अच्छे तरीके से एक बार फिर देखिए, यहाँ का जम्मू कश्मीर वाला पूरा पार्ट है, इधर का आपका पंजाब का एरिया आता है, ठीक है। यहाँ पे आपके कई सारे दिल्ली हो गए, उत्तराखंड हो गया, ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम अभी नहीं दिख रहा आपको। इसके बाद ना तो हरियाणा दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा ना, सिर्फ पंजाब आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आता है संयुक्त प्रांत, जहाँ आप यूपी की बात करते हैं, संयुक्त प्रांत आता है। एमपी का जो मैप है वो ऐसे ऐसे कैसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ वगैरह बहुत सारे स्टेट आते हैं, लेकिन जो इसमें बात नहीं की गई है, ये मध्य प्रांत के नाम से पूरा जाना जाता था। ये बिहार आ गया, चंद्रनगर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे असम आ गया, उड़ीसा आ गया, हैदराबाद आ गया, राजपूताना आ गए, इधर राजस्थान वाला एरिया था। उसके बाद यहाँ पे ये जो बात करें, गुजरात हो गया, बम्बई हो गया। गुजरात कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है गुजरात आपको, ठीक है। गुजरात अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे कि बम्बई, मैसूर, मद्रास और त्रावणकोर, यहाँ पे कुछ ये केंद्र शासित प्रदेश भी है इसमें। तो ये आपका पुदुचेरी का ही पार्ट है, यनम, कराईकल, माहे करके था, ठीक है। तो यहाँ पे यनम हो गया, पुदुचेरी हो गया, माहे हो गया। उसके 3 जो नाम है कि यनम, कराईकल, माहे, अलग अलग स्टेटों से ये सीमा टच करते हैं, और हैं पुदुचेरी के ही जिले, लेकिन अलग अलग सीमा से टच करते। कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जियोग्राफी में, आई होप कि आप लोग पढ़े भी होंगे। अब यहाँ पे बात करें कि गोवा भी आपका है, एक पहले था कि मतलब इसमें कोई स्टेट वगैरह ऐसा नहीं था कि ये स्टेट ही होगा। और उसके बाद था दादरा और नगर हवेली। देन अब बात करें यहाँ पे, ये क्या होते थे आपके पश्चिमी घाट में, ठीक है। ये जो अंदर पा लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, पश्चिमी घाट है। इधर के ये फ्रांसीसी स्टेट थे, ये पुर्तगाली स्टेट थे, ये भी आप समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली पुर्तगाली होगा। तो ये क्या थे कि पुर्तगाल के अधीन थे गोवा। अभी मतलब सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से विदेशी यात्री भारत आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, और गोवा में वो 1961 तक रहते हैं। 1961 में गोवा आज़ाद होता है, ठीक है। पूरे तरीके से उसे छोड़ के जाते हैं। तो इधर पुर्तगालियों का ही, ये पी का मतलब पुर्तगाली है, यहाँ पे फ्रांसीसी, यहाँ पे इनका फ्रांस वालों का जो फ्रांसीसी आते हैं उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिपत्य वो जमा के बैठते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है, पश्चिमी और पूर्वी घाट नहीं है, सॉरी। और यहाँ पे एक जूनागढ़ था, और इसमें से आप देख चुके हैं कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम था हमारा 1947 तक। अब बात करें 2000 की, 2000 में देखिए क्या हुआ, कितना अच्छा हमारा दिख रहा है भारत। ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। अभी 2021 में तो मैप इसका और ही अलग हो गया है, उसको भी आपको देखना, आपके पास न्यू मैप हो तो ठीक है, अदरवाइज आप गूगल से सर्च करिए मैप और तब देखिए, ठीक है। इसमें क्या दिखा रहा है, जम्मू कश्मीर। अब यहाँ से जम्मू कश्मीर को कुछ ऐसे कर दिया गया, इधर जम्मू कश्मीर आ गया, इधर लद्दाख आ गया, ठीक है। अब आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आप पूरा स्टेट देखते जाइएगा कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़, और यहाँ पे देखें जो उत्तराखंड है आपका, हरियाणा है, और इसमें जो चंडीगढ़ है, इन दोनों की राजधानी भी है, जो पंजाब और हरियाणा है, और एक यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। और उसके बाद है दिल्ली आती है आपकी, फिर यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, 2000 में ही अलग हुआ था, तो इसलिए
2000 का ये न्यू मैप ही आप कह सकते हो, क्योंकि 1956 में तो जब गठन होता है राज्यों का तो मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ था, ठीक है। लेकिन 2000 में क्या होता है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बनाया जाता है छत्तीसगढ़। और उसके बाद यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश आ गया। अभी आंध्र प्रदेश में अभी इसमें भी अभी लोचा है, क्या लोचा है कि अभी तेलंगाना भी बना था 2014 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। तो यहाँ पे अभी तेलंगाना भी बीच में आएगा, ठीक है। तो अभी 2000 का हम मैप देख रहे हैं, करेंट मैप अभी नहीं देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे तमिलनाडु के बाद आपका यहाँ पे केरल आ गया। यहाँ पे त्रावणकोर आपको याद हो, अभी ही हमने पढ़ा। इसके बाद कर्नाटका, जो कि मैसूर की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया। और ये आपका एमपी हो गया। गुजरात यहाँ पे आपको याद हो तो हमने देखा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे गुजरात है। उसके बाद ये राजस्थान, जो राजपूताना वाला एरिया था वो राजस्थान में आ गया। ये बांग्लादेश हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है, जो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था। एंड पूर्वोत्तर की स्टेट की बात कर लेते हैं हम लोग। मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका मेघालय हो गया, असम हो गया। ये सारे यहाँ के स्टेट हैं, ठीक है। और सिक्किम ये यहाँ पे है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद अभी पूरी स्टेट आपके नहीं हुई है, अभी इनमें भी चेंजेस होगा, जो कि मैंने बताया अभी कि तेलंगाना का यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया गया, ठीक है। तो अभी इनमें भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% ये पूरा सही दे दिया गया है, क्योंकि आपको याद रखना कि सन हम कहाँ अभी पढ़ रहे हैं, 2000, यानी कि 11 साल पीछे जब भी पढ़ रहे हैं। और जब 11 साल पीछे पढ़ रहे हैं तो उसका आप करंट मैप अब देखिए, करंट मैप में देखिए कि कितने आपके स्टेट और कितने आपकी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और उससे आप समझ पाएंगे कि पूरा इंडिया का जो मैप है अभी हाल फिलहाल तक का क्या है। और सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट गोवा भी है, जो कि 1961 में बनता पुर्तगालियों से अलग होके। अब यहाँ पे आपके कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि अंडमान और निकोबार हो गया। और उसके बाद हम बात करें तो पांडिचेरी हो गया, पुदुचेरी भी इसे कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली। तो इसमें से एक फैक्ट आपको यदि याद हो तो जो जम्मू कश्मीर अभी हम बात करते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। इनमें क्या हुआ है कि जो दादरा एवं नगर हवेली वाला ये मैटर है ना, तो इसे मतलब दोनों को मर्ज कर दिया गया। पहले कितने थे, जब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट समझिए कि जब 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश से, जम्मू कश्मीर स्टेट के दर्जे से अलग हो रहा है, तो 2 भागों में जम्मू कश्मीर को बांटा जा रहा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे होने चाहिए ना कि 2 और ऐड होंगे तो 9 यहाँ पे यूनियन टेरिटरी होगी। लेकिन इसमें क्या किया गया कि 28 राज्य तो होते हैं, लेकिन दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली को मर्ज करके एक ही बना दिया गया। तो 9 होके 8 ही आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान समय में, ठीक है। इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे आप अपनी नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि मैटर क्या था और कहाँ से हम 8 यानी कि 28 राज्यों की बात करते हैं और 8 यूटी की बात करते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया हाल फिलहाल में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आते हैं संघवाद क्या है। अब संघवाद की यदि बात करें तो इसमें से क्या हुआ है कि सोवियत संघ, ठीक है, यानी कि जो आपका सोवियत संघ या वर्तमान रसिया की हम बात करें कि विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना दिया, यानी कि बना लिया। और सोवियत संघ ने क्या किया कि विघटन के प्रमुख कारण महाशक्तियों का अतिशय सघन और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थी। यानी कि पूरा आप ये कहानी समझेंगे तभी आपको संघवाद समझ में आएगा कि सोवियत संघ, वर्तमान रसिया की हम बात कर रहे हैं, कि वो एक महाशक्ति था। उस टाइम पे ना क्या था कि 2 ही महाशक्तियां थी, एक तो यूएसए था, एक तो रशिया था। 2 ही, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तक 2 ही पावरफुल देश थे, उसके अलावा नहीं था कोई, ठीक है। तो इनमें क्या बताया गया कि दोनों ही, मतलब ये रसिया एक महाशक्ति के रूप में था। लेकिन क्या होता है कि 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बढ़ जाता है। सोवियत संघ जो था वो अनेक छोटे छोटे देशों में बढ़ जाता है। और इनमें से कुछ ने मिलकर क्या किया कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। और सोवियत संघ ने विघटन के प्रमुख कारण महाशक्तियों का अतिशय सघन और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थी। इसके अलावा क्या हुआ कि उज्बेकिस्तान जैसे मतलब कि भिन्न भाषा और संस्कृत वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन
को बढ़ावा दिया और कुछ अन्य राज्यों जैसे कि चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया, ये राष्ट्र हैं, देशों के नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान को भी अपने देश में मतलब अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशक से वह अपना अखंड और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए। यानी 6 दशक का मतलब आप समझ रहे कि 2000 की घटना पढ़ रहे हैं, 2006 तक में ये बुक रही होगी, ठीक है, जबकि छपी गई है। तो यानी कि मतलब क्या बताया गया इसमें कि पूरे तरीके से 1947 में हमारे देश का विभाजन होता है। बहुत ही मतलब क्या था कि एक तो अंग्रेज लूट के चले गए, ऊपर से जब विभाजन हुआ था ना, तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे आधी संपत्ति बंटवारा हुआ था। लोगों का बस नहीं हुआ था, संपत्तियों का भी हुआ था कि आधी संपत्ति पाकिस्तान को भी दी जाएगी। महात्मा गांधी को लोग कहते हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था कि ये सही है कि आधी संपत्ति उनको दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत बुरे तरीके से बिल्कुल भी त्रस्त हो चुके थे। हमारे पास ना तो खाने को था, ना तो रहने को था। हम एक जिंदा थे, इतना काफी था। इस तरीके से हम बिल्कुल चूसे जा चुके थे, हर तरीके से, हर तरफ से, कहीं से भी हम सेफ नहीं थे। और जब विभाजन हो गया तो वो तो आपको पहले से ही मैंने बताया कि हम एक तो विदेशियों से लड़ रहे थे, ऊपर से हम अपने अंदर भी लड़ रहे थे। एक तो हम पड़ोसियों से लड़ रहे थे और अपने घर में अपने भाई से भी झगड़ा कर रहे थे। यानी हिंदू और मुस्लिम इनमें झगड़ा चल रहा था कि भैया हमें तो चाहिए तो अलग ही स्टेट चाहिए, हम इसमें नहीं रहने वाले हैं। हालांकि ये एक दिन की लड़ाई नहीं थी, बहुत लंबी प्रोसेस थी। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में आपको समझाया गया है। तो इसमें से क्या होता है कि यहाँ पे हम अखंड भारत की बात करते हैं कि अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग यहाँ पे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका सभ्यता है, लेकिन फिर भी एक है। अंडमान निकोबार में चले जाइए, कई तरीके की जनजातियां पाई जाती हैं। आप यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में जाइएगा, उनके रंग रूप वेशभूषा सब कुछ अलग है। आप दक्षिण भारत में जाइए, दक्षिण भारत में सब कुछ अलग है। उत्तर भारत में जाएंगे, उत्तर भारत में अलग है। यहाँ पे हम मध्य भारत में देखें, मध्य भारत का पूरा सिस्टम अलग है, लेकिन हम सब एक है, एक ही राष्ट्र के हम मेंबर हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पश्चिम जो आपका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजन हुआ कि स्वतंत्रता के बाद उसे 1971 में ही वहाँ से अलग हो जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं इसको लेके था कि हम हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा। पूर्वी पाकिस्तान वालों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व यहाँ पे नहीं है, हमें वो पावर नहीं मिल रहा, हम अपना अलग देश बनाना चाहेंगे। तो ऐसी घटनाएं हर एक राष्ट्र में हमें दिखी, लेकिन ये कहा गया कि कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं। और इसके बाद क्या हम कह सकते हैं कि इनका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है। ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट ना रह सके, और इससे पता लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ-साथ संघीय व्यवस्था की प्रवृत्ति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पे जो संघीय संविधान है, संघीय संविधान का मतलब है कि आप संघ का मतलब है कि हम पूरे एक यूनियन बना के चले। भले ही हमारा अलग अलग धर्म हो, अलग अलग जाति से आते हो, अलग अलग बोली भाषा हो, लेकिन फिर भी हम में एकता हो। ये हमारा संघ था, क्योंकि हर एक राज्य को मिलके भारत देश बनाया गया है एक, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं ना कि एक पेरेंट्स के 5 6 7 8 जितने भी संतान हो एक जैसे नहीं होते हैं। हाथ की पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। आप मैं अभी कह रही हूँ बिल्कुल आपके पास हाथ होंगे, और आप अभी देखिए कि क्या पांचों उंगलियां आपकी बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से कि एक हमारा देश है, भारत है, कई सारे स्टेट है, सबकी सोच, सबके धर्म, सबकी बोली भाषा अलग अलग होगी। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम उसे क्या कर देंगे कि ये अलग है भैया, इसे काट के फेंको, ये ज़्यादा छोटा है, इसे काट के फेंको। क्या आपको लगता है कि हाथ की जो छोटी वाली उंगली है कि इसका कोई काम नहीं, आप काट के फेंक दो? उस पर थोड़ी सी चोट लग जाए ना, उसकी महत्ता पता चल जाती है हमें कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी हमारी लाइफ में।
जब तक हम पता नहीं चलता है ना कि जब तक उसे कुछ परेशानी नहीं होती, तो हमें लगता है अरे यार, मतलब ये क्या है, फालतू में है। कुछ चीज़ें आपको लगती होंगी अपने बॉडी में कि ये फालतू में है, जैसे कि आपके जो आईब्रो हैं, और जैसे कि ये कान है ना, आपका कान का ऊपरी पार्ट जो होता है, जो ऐसे वाला होता है, तो ये लगता होगा आपको कि इसका मतलब क्या, मतलब है किस लिए ये? क्योंकि अंदर तो सुनने वाला मटेरियल जो है वो अंदर है, फिर ये कान का क्या मतलब ऊपर वाले का? तो इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए इसमें बताया गया है पूरा कि मतलब हमारा राष्ट्र एक संघ के रूप में है, ठीक है, कि हाँ, हम सबको मिला के चल रहे हैं, हम अलग-अलग हैं, फिर भी एक है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अलग-अलग हैं, फिर भी एक हैं, सबकी सोच अलग, 2 अलग-अलग सोच के इंसान एक साथ रह रहे हैं, तो मान के चलिए कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप लोग। मान लीजिए कि आप हो और आपके एक फ्रेंड है, ठीक है? तो आपका ना कभी उनसे पटरी खाती नहीं, क्योंकि उनकी सोच इधर जा रही है, आपकी सोच इधर जा रही है। लेकिन फिर भी आप दोनों साथ रह रहे हो, लाइफ़ टाइम आप दोनों साथ रह रहे हो, एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि भले ही सोच अलग हो, विचार अलग हो, रहन-सहन अलग हो, लेकिन फिर भी हम एक हैं। यही है हमारा संघवाद, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है कि इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने से साथ-साथ क्या हुआ कि संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या होता है कि भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। पूरा भी मैं पूरा उसका डिटेल्स समझा चुकी हूँ कि कैसे विविधताओं से भरा है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी-छोटी भाषाएँ हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग भी निवास करते हैं। देश के विभिन्न लोगों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी ज़मीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है, खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएँ हैं। यानी कि यदि हम देखें कि इसी कारण क्या होता है कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधताओं में एकता के रूप में परिभाषित किया है, और कभी-कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पे विविधताओं में एकता की बात एक महान व्यक्ति के द्वारा कही गई थी, महान पर्सनालिटी के द्वारा। एंड प्लीज़ मैं आज जानना चाहूँगी आप लोगों से कि उनका नाम क्या है? क्योंकि आपको यदि याद हो, स्टार्टिंग से ही पढ़े हैं, स्टार्टिंग में आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया, और 6 क्लास की एनसीईआरटी में विविधताओं में एकता का जो पार्ट था विविधता वाला, उसमें ये चीज़ें हम समझ चुके हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ना देखने जाइएगा, किताब ही खोल के देख लीजिएगा कि ये बात किसने कही थी कि हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। तो यहाँ पे आपको उन पर्सनालिटी का नाम बताना है, उनका बहुत बड़ा योगदान था अपने देश के इसमें, मतलब आज़ादी में, हर एक उसमें, तो आप बताइएगा प्लीज़। और इसमें क्या होता है कि संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान के रूप में, मतलब समान रूप से लागू हों। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार आवश्यक हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, और इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी क्या होती है, केंद्रीय स्तर की होती है, ठीक है? और प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। यहाँ पे अमेरिका भी एक संघीय राष्ट्र है, लेकिन वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। यहाँ पे अभी क्या बताया गया कि कुछ कंट्रियाँ ऐसी है जहाँ पे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, लेकिन आप अभी नोट करिए कि अपने देश में इकहरी नागरिकता है। अपने देश में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता। कई बार मैं समझा चुकी हूँ कि हम यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं। आपसे कभी कोई पूछे, हो सकता है कभी कोई फंसा दे आपको बातों में, बातों में उलझा दे कि भाई आप यूपी के नागरिक हो, तो आपको बिल्कुल प्राउडली आप बोलो हाँ, या हम यूपी के नागरिक हैं। तो यहाँ पे आपका ना ये कॉन्फिडेंस थोड़ा आपको बहुत नीचे डुबो देगा, इसलिए थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। हमें ये बातें याद रखनी है कि भैया हमें यूपी की नागरिकता नहीं मिली हुई है, बिहार की नागरिकता हमें नहीं मिली हुई है, या महाराष्ट्र की नागरिकता हमें नहीं दी गई। हमें सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त है, वो है इंडिया की। हम इंडियन सिटीजन हैं, ना कि यूपी, बिहार, एमपी
या अदर स्टेट से आते हैं, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। लेकिन जबकि अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता को नहीं, स्टेट की भी नागरिकता मिली हुई है और अपने राष्ट्र की भी नागरिकता मिली हुई है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अपने क्षेत्र का भी होगा, राष्ट्र का भी होगा। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। आपकी पूरी एक कैबिनेट होती है अलग से, हर एक स्टेट की होती है, ठीक है। जैसे सेंटर की है वैसे स्टेट की है। एंड आई होप क्या मुझे ये सारी चीज़ें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से हम समझा चुके हैं कि सेंटर की आपकी स्टेट कैसी, वो कैबिनेट क्या है, स्टेट की कैबिनेट क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, कौन होते हैं इसमें, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझती हूँ कि पता होगा, यदि आप मुझे अच्छे तरीके से ओनली सुने होंगे शिद्दत से। और नहीं सुने होंगे तो वो आपका घाटा है, ठीक है। तो वो आपने गाना सुना ही होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो वही वाला है कि फिर आप नहीं सुनोगे तो आपका ही घाटा होने वाला है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। पूरे तरीके से हमने देखा कि कोई गुजराती, कोई बंगाली, कोई मराठी, और वहाँ की उनकी अलग अलग सभ्यताएं होती हैं, संस्कृत होती हैं। हमारा जो स्टेट बने ना, वो भाषा के आधार पर कहीं ना कहीं बनाए गए हैं जितने भी स्टेट थे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में भी देखेंगे कि कैसे है। यहाँ पे क्या होता है कि दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे कि प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेह होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि क्षेत्रीय और केंद्रीय या जो बताया गया, ये है आपका क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय में कौन जवाबदेह होता है, प्रांतीय जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें ये दोहरे शासन की बात की गई, दोहरी नागरिकता की नहीं, कि मैंने अभी अमेरिका का बताया आप इंडिया का समझ लो कि हमें दोहरी नागरिकता, नहीं नहीं, दोहरे शासन की बात की गई कि दोहरे शासन यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट है, एक स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट है। किस तरीके से कौन किसके पास, आपको पता है कि हमारी 7वीं अनुसूची में 3 विषय भी रखे गए हैं। वो जो सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इसमें भी वहाँ से हमें पता चलता है कौन से सब्जेक्ट पे किसका पावर है, कौन क्या कर सकता है, उस पे कानून नियम बना सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से बात की गई है, ना कि ये बात की गई है कि आपकी जो दोहरी नागरिकता है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। अब क्या होता है कि संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृत हो तो यहाँ पे क्या होगा कि संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक मतलब एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या यहाँ पे देखें कि विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए, तो दबदबा जो होता है कायम करने वाली ताकत के साथ कुछ जो इकाइयाँ या लोग नहीं है उनमें विरोध पनपता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नाराज इकाइयाँ अपने अलग होने की मांग उठा सकती हैं, ठीक है, और नौबत गृह युद्ध तक आ जाती है। बहुत से देशों में ये अनुभव किया गया है, ऐसा देखा गया है। हमने पहले भी पढ़ा है कि श्रीलंका में भी ऐसा हुआ, और भी कई सारी कंट्रियां थी जहाँ की हमने देखा कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर आपको पता है क्या होता है कि हम अपने धर्म, अपना पहचान, अपना रिलीजन उसे बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा विवाद की स्थितियाँ बनती है। अब आता है आपका भारतीय संविधान में संघवाद। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघवाद की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले है कि नाइजीरिया के संघवाद को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एंड इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे। और यहाँ पे प्लीज़ मैं फिर कहना चाहूँगी कि आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो कोविड है बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप देख रहे हैं कि मुझे 1 महीने हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा है कि मैं
ऐसा कह सकती हूँ कि पूरे तरीके से अब ठीक हो चुकी हूँ। नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी खाँसी मेरी बंद नहीं हो रही है, ठीक है? 2-4 सिरप गटक भी गई हूँ, फिर भी नहीं बंद हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग बस थोड़ा सेफ्टी बरतिए, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए एंड पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, ठीक है? तो इसमें ये मत समझिए कि अरे! ये क्या है, कोविड तो सब अफ़वाहें हैं, प्लीज़ ऐसा नहीं है और आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऐसा ना मानें, ठीक है? अभी मैं ज्ञान दे रही हूँ, जो कि खुद हो चुकी हूँ, तो हालाँकि मुझे भी खुद केयर करना चाहिए था, लेकिन वो होता है ना कि घर में यदि एक को हुआ, तो फिर कोई बचता नहीं है। कितनी भी आप सेफ्टी रख लो, वो होना ही होना है। तय बा बनी बात होती है कि कितना भी सेफ्टी रखो, तो अब घर में पहले पापा को हुआ, फिर तो पूरा घर ही फँसने वाला था और वो हुआ भी। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से रहिए। फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि आप ध्यान रखेंगे तो ठीक नहीं होंगे। ये ऐसा मर्ज़ है कि आप ठीक हो सकते हैं। एंड वो एक्सपीरियंस मेरे पास आ चुका है कि यदि हम थोड़ा सेफ्टी उसकी दवाइयाँ अच्छे तरीके से लें, तो हम प्रॉपरली ठीक हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल टेंशन तो नहीं लेना, किसी को हो भी जाता है, टेंशन नहीं लेना। होगा तो 2-3 दिन बाद आप अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत ठीक हो जाओगे, 10-15 दिन बाद आप अच्छे तरीके से ठीक हो जाओगे। हाँ, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आए, तो दुश्मन को भी ऐसा ना हो, तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा-सा केयर करिएगा अपनी और अपने घर वालों की एंड ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा बोलने से मेरी बोलने की आदत बहुत है और ज़्यादा बोलने से खाँसी की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है? तो धीरे-धीरे करेंगे, लेकिन अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बंद करना सही नहीं है, इसलिए आप चलने दीजिए बस। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।